हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो आपका चैप्टर है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो आपका सन होता है या जो आपके तारे होते हैं, सब आपके जो आपकी ईस्ट डायरेक्शन होती है यानी पूर्व दिशा होती है, वहीं से वो उगते हैं और वेस्ट डायरेक्शन में यानी पश्चिम दिशा में वो अस्त होते हैं। हमने ये भी देखा था कि एक ऐसा तारा भी है जो फिक्स रहता है यानी स्थिर रहता है अपनी पोजीशन में, जिसे हम ध्रुव तारा यानी पोल स्टार कहते हैं। और हमने देखा था कि जो आपका पोल स्टार होता है वो बेसिकली अर्थ की एक्सिस पे होता है, जिस कारण हमें वो स्थिर दिखाई देता है। उसके बाद हमने कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल के बारे में हम पढ़ रहे थे, तारामंडल को समझ रहे थे कि तारामंडल होता क्या है। और हमने जो तारामंडल है उसके कुछ शेप्स देखे। सबसे पहले हमने ऊर्सा मेजर यानी सप्तऋषि मंडल के बारे में पढ़ा था। हमने सप्तऋषि मंडल को समझा था कि आखिर सप्तऋषि मंडल या सप्तऋषि तारामंडल जो है आपका, वो है क्या और किस तरीके से वो हिंदू कल्चर या इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। आज हम बात करते हैं आगे के जो और तारामंडल है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे जो कि आपकी ऊर्सा मेजर यानी सप्तऋषि तारामंडल से ही रिलेटेड है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक ऐसी रात जो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ रात, जिसमें चांद भी ना हो यानी अमावस की जो रात होती है, उसमें आपने क्या करना है, तारे देखने हैं और बेसिकली आपको ऊर्सा मेजर यानी सप्तऋषि तारामंडल ढूंढना है। तो आपको जब सप्तऋषि तारामंडल आप ढूंढेंगे, आप इसके लिए अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। तो आप सप्तऋषि तारामंडल जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो इसके दो तारे हैं, ठीक है, यानी सप्तऋषि तारामंडल के वो दो तारे जो उसकी जो कटोरी होती है, जैसे हमने देखा था सप्तऋषि तारामंडल एक करछी की तरह होता है उसका शेप। तो हमने ये देखा था कि जो तीन तारे होते हैं वो उसके हैंडल पे होते हैं और जो चार तारे होते हैं वो एक जो आपकी कटोरी होती है उसकी शेप में होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कटोरी के शेप जो तारे बना रहे थे उनके दो तारों को सीधा एक लाइन इमेजिन करनी है यानी एक रेखा खींचनी है जो कि सीधे एक तारे पे जाके मिले, ठीक है। और जो आपका वो तारा होगा वो बहुत ज्यादा शाइनी नहीं होगा यानी बहुत ज्यादा चमकीला नहीं होगा और बिल्कुल सीधी रेखा पे होगा इन दोनों तारों के। इस तारे को हम पोल स्टार कहते हैं यानी ध्रुव तारा कहते हैं। तो इस तरीके से आप आसमान में सर्दियों में आप ऊर्सा मेजर यानी कि सप्तऋषि तारामंडल उसको देख के आप पोल स्टार को ढूंढ सकते हैं कि आपका पोल स्टार कहाँ पे है। तो आप जैसे कि जानते हैं जो आपका पोल स्टार होता है यानी जो आपका ध्रुव तारा होता है, पोल स्टार यानी ध्रुव तारा, जो आपका ध्रुव तारा है, ठीक है, जो आपका ध्रुव तारा है, जो आपका ध्रुव तारा होता है, आपने ये पढ़ा है कि ये क्या होता है, स्थिर होता है, अपनी पोजीशन में फिक्स होता है, हमने ये देखा था, ठीक है। तो यानी कि ये आपका कहीं भी मूव नहीं करेगा और ये आपको सिर्फ नॉर्थ दिशा यानी उत्तरी दिशा में ही आपको दिखाई देगा। अब हम आगे की एक्टिविटी करेंगे जो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, पहले तो आपने सप्तऋषि तारामंडल को ढूंढना है और फिर जो सप्तऋषि तारामंडल के दो तारे हैं उनसे एक सीधी लाइन इमेजिन करनी है, सोचनी है, जो कि एक आपके स्टार पे जाके मिलेगी, एक तारे पे जाके मिलेगी जो कि अपनी जगह पे फिक्स है यानी स्थिर है। और वो तारा क्या होगा, आपका पोल स्टार यानी ध्रुव तारा होगा। अब आपको क्या करना है, आपने पोल स्टार ढूंढ लिया और आपने
सप्तऋषि तारामंडल भी ढूंढ लिए। अब आपको 2-3 घंटे के अंतराल, ठीक है, 2-3 घंटे के अंतराल में आपको जो आपका सप्तऋषि तारामंडल है उसकी पोजीशन, ठीक है, उसकी स्थिति आपको देखनी है। यानी हर 2 से 3 घंटे के अंतराल में आपको 4 से 5 बार, ठीक है, 4 से 5 बार आपको सप्तऋषि तारामंडल की स्थिति देखनी है। और किसके रिस्पेक्ट में देखनी है, किसके सापेक्ष देखनी है? पोल स्टार, ठीक है। आप जानते हैं पोल स्टार फिक्स है, तो इसके सापेक्ष यानी ध्रुव तारे के सापेक्ष आपको जो आपका सप्तऋषि तारामंडल है यानी ऊर्सा मेजर है उसकी शेप देखनी है, उसकी स्थिति देखनी है कि उसकी स्थिति कैसी। तो जब आप 2 से 3 घंटे के अंतराल में 4 से 5 बार, ठीक है, यानी 2 से 3 घंटे के अंतराल में 4 से 5 बार जब आप ऊर्सा मेजर, ठीक है, जो आपका ऊर्सा मेजर है यानी जो आपका सप्तऋषि तारामंडल है, जब आप इसे देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि जो आपका पोल स्टार है यानी ध्रुव तारा है वो एक जगह फिक्स है और जो आपका सप्तऋषि तारामंडल है वो उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो आपको जो ऑब्जर्वेशन होगी वो आपकी कुछ इस तरीके से होगी, यानी आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका सप्तऋषि तारामंडल है वो टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ जो आपका ध्रुव तारा है उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि पोल स्टार तो फिक्स है यानी ध्रुव तारा तो स्थिर है, लेकिन जो बाकी तारे हैं जैसे कि हमने सप्तऋषि तारामंडल देखा वो घूम रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब कि सिर्फ आपका सप्तऋषि तारामंडल ही नहीं बल्कि बाकी सभी तारे आपके ध्रुव तारा यानी पोल स्टार के चारों तरफ घूमते, यानी all the stars appear to revolve around the pole star, यानी सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। यानी जब आप इन चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जितने भी तारे, ठीक है, जितने भी तारे आपको आकाश में दिखाई दे रहे हैं वे सभी ध्रुव तारा यानी पोल स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं यानी घूम रहे हैं। तो इस एक्टिविटी से पहली जो हमने एक्टिविटी करी उस एक्टिविटी में हमने पोल स्टार यानी ध्रुव तारे की पोजीशन यानी स्थिति देखी, किसके रिस्पेक्ट में? आपके जो सप्तऋषि तारामंडल होता है, ठीक है, ऊर्सा मेजर होता है उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष में। और जो आपकी ये दूसरी एक्टिविटी है इसमें हमने क्या देखा कि जो आपका पोल स्टार होता है यानी ध्रुव तारा होता है उसके चारों तरफ जो बाकी तारे हैं वो घूमते हैं या परिक्रमा करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो परिक्रमा यानी ध्रुव तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पोल स्टार की। तो जो आपका पोल स्टार यानी ध्रुव तारा होता है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर यानी जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध है, वहां से आपको दिखाई नहीं देती। यानी कुछ ऐसे तारामंडल है जैसे ऊर्सा मेजर हो गया, ठीक है, ये आपको सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध से आपको नहीं दिखाई देंगे, ये सिर्फ आपको उत्तरी गोलार्ध में ही दिखाई देते हैं। जैसे कि आपका पोल स्टार आपको दिखाई देता है यानी ध्रुव तारा आपको उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है। यानी द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, जो आपका ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। सम ऑफ द नॉर्दर्न कंस्टेलेशन लाइक Ursa Major may also not be visible from some point in the southern hemisphere, यानी कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से
नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका ध्रुव तारा है यानी जो आपका पोल स्टार है वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से जो आपके कुछ तारामंडल है जैसे कि उर्सा मेजर यानी सप्तऋषि तारामंडल, ये भी आपको दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देता या दक्षिणी गोलार्ध के कुछ जगहों से ये आपको दिखाई नहीं देता। ये आपको सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध से ही दिखाई देगा। अब हमने बात करी उर्सा मेजर की, उसके सापेक्ष हमने बात करी ध्रुव तारे यानी पोल स्टार। तो आपने इसकी पोजीशन देखी कि ध्रुव तारे की पोजीशन उर्सा मेजर के सापेक्ष कहाँ पे है, आपने उसके बारे में समझा कि आपको कहाँ से उर्सा मेजर दिखाई दे। अब हम नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन यानी जो अगला तारामंडल है हमारा वो है हमारा ओरियन। क्या है आपका? ओरियन है। ओरियन को हम हंटर या शिकारी भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका ओरियन होता है वो कुछ इस तरीके से आपको आकाश में दिखाई देता है। तो जो आपका ओरियन होता है वो 7 से 8 तारों से बना होता है। इसके जो 4 तारे होते हैं वो चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल की शेप में होते हैं और जो बीच के 3 तारे होते हैं वो एक सीधी लाइन पे होते हैं यानी एक सीधी रेखा पे होते हैं और ऐसे लगता है कि वो शिकारी की बेल्ट बना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जो ये ओरियन है, ठीक है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका ये ओरियन है ये 8 तारों से बना है। ठीक है, 8 तारों से बना है और ये कुछ आपको इसको हम क्या कहते हैं? शिकारी भी कहते हैं। ठीक है, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये आपको विंटर्स में यानी सर्दियों में दिखाई देता है। सर्दियों में आप इसे आसानी से अपने आकाश में रात को देख सकते हैं। और बेसिकली जब हम ओरियन की बात करते हैं यानी शिकारी तारामंडल की बात करते हैं तो हम उन तारों को देखते हैं। वैसे ये तारामंडल बहुत सारे तारों से मिलके बना होता है लेकिन हमें सिर्फ जो ज़्यादा चमकीले तारे होते हैं, ज़्यादा ब्राइट स्टार्स होते हैं, वही दिखाई देते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आपका ये तारामंडल है ये आपका 7 से 8 तारों का बना है। यानी जो आपका ओरियन है वो इट ऑल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार्स। यानी जो आपका ओरियन होता है इसमें 7 से 8 ब्राइट यानी चमकीले तारे होते हैं। ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। ओरियन को क्या कहते हैं? शिकारी भी कहते हैं। हंटर मतलब शिकारी, तो ओरियन को शिकारी भी कहते हैं। द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। यानी जो ओरियन के बीच में, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 3 तारे एक साथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो जो आपके ये ओरियन के 3 तारे हैं जो एक सीधी रेखा पे है ये शिकारी की बेल्ट का शेप बनाते हैं। यानी इसके 3 मध्य तारे शिकारी के बेल्ट को निरूपित करते हैं। यानी ये जो 3 तारे हैं ये शिकारी की बेल्ट को बनाते हैं या निरूपित करते हैं। अब जैसे कि हमने उर्सा मेजर के बारे में पढ़ा और उर्सा मेजर से हमने आपका जो ध्रुव तारा है उसको देखा कि ध्रुव तारा उसके सापेक्ष यानी जो आपका सप्तऋषि तारामंडल है या उर्सा मेजर है उसके सापेक्ष किस दिशा में है, किस तरीके से आप ध्रुव तारे को ढूंढते। इसी तरीके से एक हमारे आकाश का सबसे चमकीला तारा है जिसे हम बोलते हैं साइरस स्टार यानी साइरस तारा। तो जो आपका ओरियन होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या है? ओरियन तारामंडल है यानी शिकारी तारामंडल है। तो जो आपका ओरियन होता है, ठीक है, इसकी जो 3 तारे हैं जो सीधी रेखा पे है, अगर आप वहां से एक सीधी रेखा इमेजिन करें या सोचें तो जो आपकी सीधी रेखा इन 3 तारों से गुजरती है वो सीधे एक तारे से मिलती है जो कि आपका
साइरस तारा या साइरस स्टार होता है। ठीक है, जो आपका क्या होता है, साइरस तारा या साइरस स्टार होता है। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो इसके ओरियन के जो 4 तारे होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की शेप यानी आकार बनाते हैं। और जो ये बीच का तारा है, जो बीच के 3 तारे हैं, उसको जब हम सीधी रेखा में लेते हैं या इमेजिन करते हैं या सोचते हैं तो वो जो साइरस स्टार है, ठीक है, साइरस तारा है, उसको वो कनेक्ट करता है या जोड़ता है। तो इस तरीके से आप ओरियन से साइरस स्टार को लोकेट कर सकते हैं या उसकी स्थिति देख सकते हैं। The 4 bright stars appear to be in the shape of quadrilateral, यानी 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। यानी जो 4 तारे हैं वो आपको चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज के आकार में आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इन चारों तारों को देखें तो ये आपको एक चतुर्भुज बना के दिखाई देगा। ये ऐसा लगेगा कि ये क्या है, एक चतुर्भुज है। द स्टार साइरस विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, ठीक है, यानी आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, लुब्धक बोलते हैं जिसे, ठीक है, इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन, यानी जो आपका साइरस स्टार है यानी लुब्धक तारा जो है वो आपके ओरियन, जो ओरियन तारामंडल है उसके पास स्थित होता है। आप उसके सापेक्ष इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो अभी हमने उर्सा मेजर के बारे में पढ़ा, उसके सापेक्ष हमने पोल स्टार यानी ध्रुव तारे के बारे में पढ़ा। फिर अब हमने ओरियन के बारे में पढ़ा कि आपका जो ओरियन तारामंडल है वो कैसा होता है, और उसके सापेक्ष हमने साइरस स्टार के बारे में पढ़ा कि साइरस स्टार को या साइरस तारे को आप किस तरीके से ओरियन से लोकेट कर सकते हैं या उसकी स्थिति जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैसोपिया की। तो जो आपका कैसोपिया है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तारामंडल है। ये आपको सर्दियों में दिखाई देता है, सर्दियों में आपको रात के समय आपको ये दिखाई देता है। ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 तारों से मिलके बना होता है और ये कुछ W या M तरीके की शेप बनाता है। W या M तरीके की ये शेप बनाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका ये तारामंडल है यानी कैसोपिया तारामंडल, इसमें आपको ये 5 तारे दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप इसे ढंग से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये W की शेप बना रहा है या फिर M की शेप बना। तो बेसिकली ये आपको सर्दियों में दिखाई देता है। कैसोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई, यानी उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसोपिया है। यानी जो आपका कैसोपिया तारामंडल है ये आपको उत्तरी दिशा में, ठीक है, यानी नॉर्दर्न स्काई या उत्तरी जो आकाश है उधर पे आपको ये दिखाई देता है। इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, यानी यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। यानी सर्दियों में जो रात की पहली पहर होती है, ठीक है, उस समय आपको कैसोपिया आसमान में उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। इट लुक लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर W और M, यानी यह अंग्रेजी के अक्षर W अथवा M के बिगड़े रूप के जैसा दिखाई देता है। यानी आपको ऐसा लगता है कि W या M का कुछ बिगड़ा हुआ रूप है ये, ठीक है, यानी आपको ये W M के जैसा दिखाई देता है। तो ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट तारामंडल यानी कॉन्स्टलेशन है जो कि आपका कैसोपिया है। आई होप आपको ये कैसोपिया भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसोपिया तारामंडल होता क्या है।
अब हम बात करते हैं कॉन्स्टलेशन की यानी तारामंडल की। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने जितने भी तारामंडल, जितने भी कॉन्स्टलेशंस देखे, तो हमने ये कहा कि किसी में 7 स्टार से मिलके बना है, कोई 5 स्टार से मिलके बना है, ठीक है, यानी कोई 5 तारों से मिलके बना है, कोई 7 तारों से मिलके बना है। लेकिन एक्चुअल में जो ये कॉन्स्टलेशन होते हैं, ये तारामंडल होते हैं, ये केवल 5, 10 या 7 तारों से नहीं मिलके बने होते, बल्कि ये बहुत सारे तारों का एक ग्रुप या समूह होता। यानी जो ये तारे होते हैं, बेसिकली इसमें बहुत सारे तारे होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो तारे अच्छे से दिखाई देते हैं जो ज़्यादा चमकीले होते हैं, ज़्यादा ब्राइट होते हैं। इस कारण हम ये कहते हैं कि जो आपका ये तारामंडल है, ये 5 तारे से बना है या 7 तारे से बना है, इसी कारण हम ऐसा कहते हैं। अगर हम तारों की बात करें या जो आपके तारामंडल होता है, ठीक है, तारामंडल जो है, इनके अगर तारों की बात करें, ठीक है, तारों की बात करें यानी स्टार्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, स्टार्स की बात करें, तो जो ये तारे होते हैं ये इक्वल डिस्टेंस यानी बराबर दूरी पे नहीं होते हैं, इनकी दूरी कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, ठीक है। तो जो आपके तारामंडल होते हैं, इसमें जितने भी आपको स्टार्स या तारे दिखाई देते हैं वो बराबर दूरी पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है तारामंडल की या जो आपके कॉन्स्टलेशन है उसकी। तो ए कॉन्स्टलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 to 10 स्टार्स, यानी किसी तारामंडल में केवल 5 से 10 तारे ही नहीं होते। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार, इसमें बहुत सारे तारे होते हैं। यानी जो आपका तारामंडल होता है इसमें 4 या 5 तारे नहीं होते, इसमें बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे तारों का समूह होता है। However, we can see only the bright star in the constellation with our naked eyes. ठीक है, यानी हम अपनी नंगी आंखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारे, कैसे तारे, चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। यानी कि जो हमें तारे दिखाई देते हैं वो चमकीले तारे होते हैं, जो सबसे ब्राइट स्टार्स होते हैं वही हमें दिखाई देते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आपका तारामंडल है वो 5 या 10 तारों से मिलके बना है। ऑल द स्टार्स विच मेक अप कॉन्स्टलेशंस आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस, यानी जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है वे हमसे समान दूरी पर नहीं होते। यानी जो आपके जितने भी स्टार्स तारामंडल बनाते हैं वो क्या, वो कभी भी बराबर दूरी पे नहीं होते हैं, यानी इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते हैं, बराबर दूरी पे नहीं होते, यानी उनकी स्थिति अलग अलग होती है। दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई, वो केवल आकाश में एक ही दृश्य रेखा में होते हैं, यानी एक ही लाइन ऑफ साइट में वो होते हैं। यानी जो आपके तारे होते हैं हमें ऐसा लगता है कि ये सब एक ही जगह है, एक ही दिशा में है, एक ही डिस्टेंस पे है हमसे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो तारे हैं ये हमसे समान दूरी पे नहीं होते, बल्कि ये हमें एक ही लाइन ऑफ साइट यानी एक ही दृश्य रेखा में हमें दिखाई देते हैं, एक ही लाइन ऑफ साइट में होते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे बराबर दूरी पे ही है, यानी सारे तारे हमसे बराबर दूरी पे हैं। अभी हमने सबसे पहले आपने जो है स्टार्स के बारे में समझा, उससे पहले हमने मून के बारे में भी पढ़ा था कि आपका चंद्रमा क्या होता है, स्टार्स के बारे में पढ़ा, स्टार्स के जो आपके कॉन्स्टलेशन है यानी तारामंडल को हमने समझा कि तारामंडल होता क्या है, और उसकी क्वालिटीज यानी उसकी विशेषताएं भी हमने देखी। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की या सौर परिवार। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, आप ये जानते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है ये इसमें आपके 8 प्लैनेट यानी 8 ग्रह होते हैं और एक सूर्य से मिलकर आपका सोलर सिस्टम बनता है। तो जो आपका सोलर सिस्टम
जैसे कि आप इस इमेज में, इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको सूर्य यानी सन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है? आपका सूर्य है यानी सन है। तो जो सूर्य है उसके सबसे पास जो ग्रह है वो आपका मरकरी यानी बुध ग्रह है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बुध कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे मर्क्यूरी कहते हैं। दूसरा ग्रह जो है वो आपका शुक्र है। ठीक है, शुक्र, जिसे हम इंग्लिश में वीनस कहते हैं। तीसरा पृथ्वी है। ठीक है, जिसे हम अर्थ कहते हैं इंग्लिश में। चौथा ग्रह आपका मंगल है यानी मार्स। ठीक है, मंगल ग्रह जिसे हम कहते हैं। पांचवा आपका बृहस्पति है यानी जुपिटर है। ठीक है, छठवां आपका शनि यानी सैटर्न है। सातवां अरुण यानी यूरेनस, और आठवां ग्रह आपका वरुण यानी नेपट्यून है। तो आपका जो हमारा जो सौर मंडल है वो बेसिकली सूर्य और 8 ग्रहों से मिलके बना है। जो आपके 8 ग्रह हैं वो इस तरीके से, इस सीक्वेंस में है, और इस तरीके से वो पृथ्वी से दूरी पे है। यानी सबसे पास का जो ग्रह है या प्लैनेट है, जो सूर्य के सबसे नजदीकी प्लैनेट है या निकटतम जो ग्रह है वो आपका मर्क्यूरी है या फिर बुध जिसे हम कहते हैं। और जो सबसे दूर में या सबसे दूरी पे जो ग्रह स्थित है वो आपका वरुण यानी नेपट्यून प्लैनेट है। तो अब हम इन ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे कि ये ग्रह आखिर होते क्या हैं और इनकी क्वालिटीज क्या क्या है। तो सबसे पहले, जैसे कि हम सोलर सिस्टम के बारे में कह रहे थे, जो आपका सोलर सिस्टम होता है उसमें आपके 8 प्लैनेट यानी 8 ग्रह और सूर्य से मिलके आपका सोलर सिस्टम बना है। तो जो आपका सोलर सिस्टम है इसके सेंटर पे यानी मध्य या बीच में आपका सन है, यानी जो सन यानी सूर्य है जिसे हम तारा कहते हैं। और जो 8 ग्रह है, ठीक है, जो आपके 8 ग्रह है यानी जो आपके ये 8 क्या है? प्लैनेट्स है। जो आपके 8 प्लैनेट्स है ये सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, सूर्य का क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं अपनी ही ऑर्बिट में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे सौर मंडल में जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर काट रहे हैं, अपनी ही ऑर्बिट में वे घूम रहे हैं और सूरज का चक्कर काट रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका हमारा सूर्य है, ठीक है, और जो और सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है, हमने बेसिकली प्लैनेट्स की बात करी। प्लैनेट के अलावा बहुत सारे ग्रहों के अलावा और भी बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड हमारे सौर मंडल में होते हैं। तो जो आपके ये खगोलीय पिंड है और जो ग्रह है ये सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूर्य का चक्कर काट। तो जो आपके खगोलीय पिंड है ये, इनमें आपके कुछ प्लैनेट्स हैं, ठीक है, कॉमेट्स है यानी धूमकेतु जो आपका होता है, एस्ट्रॉयड है यानी क्षुद्र ग्रह, और मीटरॉइड्स भी आपके सोलर सिस्टम में होते हैं। The sun and the celestial bodies which revolve around it form the solar system. यानी सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना होता है। यानी जो आपका सन है और इसकी जो परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा कौन कौन कर रहे हैं? आपके 8 प्लैनेट्स कर रहे हैं, ठीक है, यानी 8 ग्रह, और जो बाकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे कि कॉमेट है यानी धूमकेतु है, एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, ये भी इसके चक्कर काट रहे हैं। तो इनको मिला के आपका सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोर्स। यानी इस परिवार में बहुत से पिंड हैं। क्या है? बहुत से पिंड यानी बहुत सी बॉडीज हैं, जैसे कि
ग्रह यानी जिसे आप क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। धूमकेतु, धूमकेतु, तो जो आपका धूमकेतु होता है, धूमकेतु किसे कहते हैं, कॉमेट्स को कहते हैं, ठीक है, धूमकेतु यानी कॉमेट्स। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं आपके, एस्ट्रॉइड्स होते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। और उल्काएं, उल्काएं यानी मीटियोर्स, उल्काएं मतलब मीटियोर्स। तो जो आपका सौर मंडल है इसमें हमारे ग्रह है, धूमकेतु है यानी कॉमेट्स है, क्षुद्र ग्रह है यानी एस्ट्रॉइड्स, और मीटियोर्स यानी उल्काएं। इन सब बॉडीज, इन सब खगोलीय पिंडों को मिलके हमारा सौर मंडल बनता है। अब जैसे कि हमने ये समझा या मैंने आपको बताया कि जो प्लैनेट्स है यानी ग्रह है वो, या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो सब जो आपका सन है यानी सूर्य है उसके चारों तरफ चक्कर काट रही, यानी उसके चारों तरफ घूम रही। तो बेसिकली वो सूर्य के चारों तरफ, यानी जो आपका सन है, ठीक है, जैसे हमने अभी इमेज में देखा, उसके क्या कर रही है, चारों तरफ इस तरीके से अपनी ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है। सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज इस तरीके से जो आपका सन है, सूर्य है, उसके चारों तरफ घूम रही है। तो बेसिकली ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये जो आपके पिंड है, ठीक है, जो आपके क्या है, पिंड है, या आप कहते हैं खगोलीय पिंड है, जो आपके क्या है, खगोलीय पिंड है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे कि आप इस फिगर में, इस इमेज में आप देख सकते हैं, जो जितने भी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज है या खगोलीय पिंड है, ठीक है, आपके एस्ट्रॉइड्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सब सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में, एक फिक्स अपने कक्षा में ये घूम रहे हैं। तो ये बेसिकली क्यों घूम रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो कि सूर्य और इन खगोलीय पिंडों के बीच में जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, उसके कारण ये सारे जो खगोलीय पिंड है ये सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सूर्य है उसके चारों तरफ 8 ग्रह घूम रहे हैं, जिनके मैंने आपको नाम भी बताए हैं, जैसे कि आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। तो ये भी इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। यानी द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड these objects keep them revolving around it, यानी सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण बल है, यही वो कारण है जिसके कारण जो ये पिंड है या सेलेस्टियल बॉडीज हैं या खगोलीय पिंड है, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। The 8 planets in their order of distance from sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। यानी सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी यूरेनस और आपका नेपट्यून। तो इस तरीके से आपके जो 8 सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून। यानी जो आपकी ये जो प्लैनेट्स हैं, ये ग्रह हैं,
इनका जो सीक्वेंस है, ठीक है, इनका जो क्रम है वो कुछ इस तरीके से है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पास यानी सूर्य से जो सबसे पास में ग्रह है, सबसे नियरेस्ट, सबसे निकटतम जो ग्रह है वो आपका बुध यानी मर्क्यूरी है, और जो सबसे दूर है वो आपका नेपट्यून ग्रह है। तो इस तरीके से आपका जो सौरमंडल है उसके जो 8 ग्रह हैं इस सीक्वेंस में या इस क्रम में सूर्य से दूरी पे। अब आपने कभी ये सुना होगा कि जो हमारा सौरमंडल है उसमें 9 ग्रह हैं, ठीक है। आपने कभी ये सुना होगा कि हमारा जो सौरमंडल है या सोलर सिस्टम है उसमें 9 ग्रह होते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें तो 8 ग्रह हैं। तो बेसिकली ये हुआ कैसे? तो 2006 में, ठीक है, ऐसे पहले हमारे सौरमंडल में हम 9 ग्रह गिनते। कितने ग्रह गिनते थे? 9 ग्रह, यानी 9 प्लैनेट्स को हम गिना करते थे कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। जो 9वां प्लैनेट जो था वो प्लूटो था। कौन सा था? प्लूटो था, जो कि सबसे दूरी पे स्थित था, यानी सूर्य से सबसे दूर था। लेकिन 2006 में यानी 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक नई डेफिनेशन अडॉप्ट की, एक नई परिभाषा अपनाई प्लैनेट्स के लिए, यानी ग्रह कैसे होंगे इसके लिए उन्होंने एक नई परिभाषा दी। तो जब उन्होंने इस परिभाषा को दिया तो जो आपका प्लूटो है, ठीक है, जो आपका प्लूटो है वो इस परिभाषा में फिट नहीं हुआ, इसलिए इसको ग्रह यानी प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया और इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। यानी टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, यानी सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो वॉज द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी प्लूटो सौर परिवार का सबसे दूरतम ग्रह था। तो सबसे दूरी पे आपका जो ग्रह था वो प्लूटो था, ठीक है, प्लूटो था। और 2006 तक हम प्लूटो को भी ग्रह में गिनते थे, यानी प्लैनेट्स में काउंट करते थे। In 2006, the International Astronomical Union (IAU) adopted a new definition of a planet. यानी सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसे हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं, ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया। किसको अपनाया? ग्रह की नई परिभाषा, यानी नई डेफिनेशन, नए पैरामीटर्स दिए, नए मानक दिए उन्होंने ग्रह को बताने के लिए कि किसी सेलेस्टियल बॉडी या किसी खगोलीय पिंड को हम ग्रह तब कहेंगे जिसके लिए उन्होंने कुछ मानक तैयार किए, कुछ पैरामीटर्स तैयार किए। और जब इस पैरामीटर्स पे हमने प्लूटो को रखा, जब इस पैरामीटर पे प्लूटो को रखा तो ये देखा कि वो इस मानकों को पे फिट नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी प्लूटो डज नॉट फिट द डेफिनेशन, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की स्थिति में नहीं आता। इट इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है। तो कुछ पैरामीटर्स 2006 में लाए गए जिसके अनुसार प्लैनेट यानी ग्रह को डिफाइन किया गया, उसकी परिभाषा दी गई, और प्लूटो उन परिभाषाओं पे खरा नहीं उतर पाया या उन मानकों पे खड़ा नहीं उतर पाया। इस कारण प्लूटो को प्लैनेट यानी ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको जो मैंने आज समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।